दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मास्टरमाइंड बीपीएस में। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति से संबंधित। जैसे हमारा टॉपिक चल रहा है तो हम राष्ट्रपति की बात करते हैं और जहां पर हमने पिछले वीडियो में छोड़ा है वहां से आगे हम चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे राष्ट्रपति के विशेषाधिकार की। राष्ट्रपति के विशेषाधिकार। राष्ट्रपति के विशेषाधिकार की यदि हम बात करते हैं तो इसके लिए एक आर्टिकल बनता है, यानी अनुच्छेद 361। अनुच्छेद 361 में राष्ट्रपति के विशेष अधिकारों को बताया गया है। जैसे हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति जब अपने पद पर आसीन है तो राष्ट्रपति को पद पर रहते हुए कोई भी किसी प्रकार का नोटिस नहीं भेज सकता है। यानी पद पर रहते हुए किसी प्रकार का नोटिस नहीं भेजा जा सकता। फिर एक और विशेष बात यह है कि पद पर रहते हुए कोई नोटिस नहीं भेजा सकता। दूसरी चीज यदि हम बात करें यहाँ से तो इनकी गिरफ्तारी को लेकर भी, यानी राष्ट्रपति जब अपने पद पर आसीन है तो इनको पद पर रहते हुए कोई भी किसी प्रकार का गिरफ्तारी का वारंट भी नहीं भेज सकता। दूसरी चीज क्या है कि इनको अपराधी व फौजदारी मामलों में, ठीक है, अपराधी व फौजदारी मामलों में किसी भी प्रकार की कोई सजा का प्रावधान नहीं है। यानी फौजदारी में कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, नहीं है। एक तो बात ये हुई और एक बात ये हुई। ठीक, आगे हम बात करते हैं कि और राष्ट्रपति के क्या क्या विशेष अधिकार हैं। यदि हम बात करें तो 361 आर्टिकल में राष्ट्रपति के विशेष अधिकार या कह सकते हैं उसको विशेष रूप से दी गई छूटों के बारे में यहाँ पर वर्णित है। ठीक है, फौजदारी मामले वे होते हैं जो दांडिक होते हैं और दीवानी के मामले वे होते हैं जैसे कि जमीन का मुकदमा हो गया, या हम बात करें 3 तलाक की तो 3 तलाक भी तुम्हारा दीवानी के मामले में आता है। यानी फौजदारी और प्लस दीवानी और फौजदारी, इन दोनों में यानी किसी भी मामले में राष्ट्रपति पर कार्यवाही नहीं की जा सकती यदि वह अपने पद पर आसीन है तब। इसके बाद आगे हम बात करते हैं क्या होगा कि यदि किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति के संदर्भ में कोई शिकायत करनी है तो उसके लिए जो है यहाँ पर विशेष प्रावधान यह है कि शिकायत करने से पहले यानी उस व्यक्ति के बारे में राष्ट्रपति को पूर्ण जानकारी दे दी जाएगी। यानी वह व्यक्ति कौन है और किस प्रकार की जो है जानकारी हासिल है, किस प्रकार का वह आरोप राष्ट्रपति महोदय पर लगा रहा है। उसके बाद अब हम यहाँ से सीधे बात करेंगे राष्ट्रपति पर महाभियोग की। राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति पर किस प्रकार लागू की जा सकती है। तो महाभियोग के संदर्भ में यदि हम बात करें, महाभियोग का दूसरा हम कह सकते हैं राष्ट्रपति को हटाना। यानी राष्ट्रपति को किस प्रकार हटाया जाएगा, किस विधि से हटाया जाएगा, तो राष्ट्रपति को हटाने की विधि का नाम है महाभियोग। और महाभियोग जैसा शब्द केवल और केवल राष्ट्रपति के लिए प्रयुक्त किया गया है, अन्य किसी व्यक्ति के लिए महाभियोग शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है, चाहे वह राज्यपाल हो या मुख्य न्यायाधीश हो या भारत का प्रधानमंत्री हो। महाभियोग शब्द केवल राष्ट्रपति के लिए ही लगाया जाता है। अब यहाँ से हम बात करते हैं कि आर्टिकल जो है यहाँ पर दो आर्टिकल है, एक 56 और एक 61। आर्टिकल 56 क्या कहता है? आर्टिकल 56 जो कहता है वो राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है और कार्यकाल में ही ये कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति को हटाना है तो उसको हटाने के लिए जो है महाभियोग लाया जाएगा। ठीक है, हम बात करते हैं कि आर्टिकल 56 में है क्या। आर्टिकल 56 में दो बातें हैं, एक तो है राष्ट्रपति का कार्यकाल और दूसरा है राष्ट्रपति पर महाभियोग क्यों लाया जाएगा। ठीक है, यानी 56 में है वजह, यानी क्या वजह है, किस वजह से या किस कारण जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जाएगा। और यदि हम बात करें महाभियोग की विधि, यानी क्या विधि होगी, किस विधि से राष्ट्रपति को हटाया जाएगा, तो आर्टिकल 61 यहाँ पर काम करता है। और कंप्लीट रूप से हम करें राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत चलती है, तो वो है आपका आर्टिकल 61। उसके बाद आगे हम बात करेंगे कि किस तरह से राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग की प्रक्रिया को लगाया जाता है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब हम बात करेंगे कि राष्ट्रपति पर महाभियोग क्यों लाया जाएगा। देखिए,
सबसे पहले हम बात करते हैं महाभियोग लाए जाने का कारण। तो कारण क्या है? यदि राष्ट्रपति पर यह आरोप हो कि राष्ट्रपति महोदय ने संविधान का अतिक्रमण किया है, या हम कह सकते हैं कि यदि राष्ट्रपति पर यह आरोप हो कि उन्होंने संविधान का उल्लंघन किया है, तब राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया को लागू किया जा सकता है आर्टिकल 61 के तहत। ठीक है, यानी यदि उन पर आरोप हो और क्या आरोप हो कि संविधान का अतिक्रमण किया है, अतिक्रमण उन पर आरोप हो कि उन्होंने संविधान का अतिक्रमण किया है, या हम कह सकते हैं अनुच्छेद यानी संविधान का उल्लंघन किया है, तो यहाँ से सीधा सीधा आर्टिकल 61 के तहत उन पर महाभियोग की प्रक्रिया को लागू किया जा सकता है। और महाभियोग की प्रक्रिया को लाने के लिए करना क्या होगा कि संसद में महाभियोग के लिए प्रस्ताव लाया जाएगा। संसद की यदि हम बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि संसद की यदि हम बात करें तो इसके लिए आर्टिकल जो है 79 बनता है। और संसद के दो सदन होते हैं, एक होता है आपका राज्यसभा, दूसरा होता है आपका लोकसभा। लोकसभा की यदि हम बात करें तो आर्टिकल 80 और इसके लिए आर्टिकल 81 यानी अनुच्छेद 80 में राज्यसभा और अनुच्छेद 81 में लोकसभा। अब हम बात करते हैं कि किस सदन में राष्ट्रपति के महाभियोग के लिए प्रस्ताव लाया जाएगा। तो प्रस्ताव जो है हम किसी भी सदन में ला सकते हैं, चाहे लोकसभा में प्रस्ताव लाओ, चाहे राज्यसभा में प्रस्ताव लाओ। राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग का प्रस्ताव हम किसी भी सदन में ला सकते हैं, लेकिन जिस सदन में हम प्रस्ताव लाएंगे उस सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/4 बहुमत होना चाहिए। यानी जिस भी सदन में लाएंगे, सदन की सदस्य संख्या का सदस्य संख्या का 1/4 बहुमत होना चाहिए। जब 1/4 सदस्य संख्या का बहुमत होगा तब हम राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जा सकता है। फिर उसके बाद एक महत्वपूर्ण बात क्या है कि जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जाएगा तो इसकी सूचना चर्चा करने से 14 दिन पहले राष्ट्रपति को दी जाएगी। राष्ट्रपति को क्या सूचना दी जाएगी कि भाई आप सदन में आइए, आपके ऊपर ये आरोप लगा है और आपके लिए जो है महाभियोग का प्रस्ताव यहाँ पर लाया गया है। तो 14 दिन पहले, ठीक है, 14 दिन पहले राष्ट्रपति को क्या दी जाएगी? सूचना। 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना दी जाएगी और राष्ट्रपति जो है अपना पक्ष रखने के लिए सदन में उपस्थित होंगे। यदि खुद वह स्वयं उपस्थित नहीं हो सकते हैं तो वह अपने वकील को सदन में भेजेंगे अपनी सफाई प्रस्तुत करने के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं आगे की, आगे क्या बात बनेगी। यहाँ से सीधा सीधा प्रश्न उठता है कि प्रस्ताव पर चर्चा करने से पहले जो है राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना दी जाएगी और ये सारी बात अनुच्छेद 61 के तहत आती है। ठीक है, अब एक प्रश्न ये बनता है कि राष्ट्रपति को सूचना देगा कौन? जिस सदन में राष्ट्रपति पर महाभियोग के लिए प्रस्ताव लाया जाएगा उस सदन का अध्यक्ष ही राष्ट्रपति को सूचना देगा। यानी सदन का अध्यक्ष क्या देगा? सूचना देगा। किसको? राष्ट्रपति को सूचना देगा। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ से जब राष्ट्रपति को संसद में बुलाया जाएगा और राष्ट्रपति के जवाब से यदि सदन संतुष्ट नहीं होता है तो इस प्रक्रिया को दूसरे सदन में भेजा जाएगा। यदि प्रस्ताव लोकसभा में लाया गया और लोकसभा उससे संतुष्ट नहीं हुई तो वह प्रस्ताव जो है सीधे सीधे राज्यसभा में चला जाएगा। और यदि राज्यसभा में रखा, राज्यसभा संतुष्ट नहीं हुई तो उस प्रस्ताव को जो है लोकसभा में भेज दिया जाएगा। और दूसरा सदन क्या काम करेगा? यदि दूसरा सदन अपनी कुल सदस्य संख्या के 2/3 से बहुमत को पारित कर देता है तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लागू हो जाती है। ठीक है, यानी दूसरा सदन 2/3 कुल सदस्य संख्या का, कुल सदस्य संख्या का 2/3 से बहुमत को पारित कर देता है या पेश कर देता है तो उसी दिन जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग माना जाएगा। यानी उसी दिन से राष्ट्रपति का पद रिक्त माना जाएगा,
आगे हम बात करते हैं कि यदि इस प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाता है तब क्या होता है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, जैसे कि आपको बताया गया कि संसद के सभी सदस्य जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, लेकिन भाग कौन नहीं लेता? 14 व्यक्ति भाग नहीं लेते, 12 राज्यसभा के और 2 लोकसभा के सदस्य, यानी 14 सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। लेकिन ये 14 सदस्य जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ये महाभियोग की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, यानी 14 सदस्य महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेते हैं। ये 14 सदस्य राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेते हैं और राष्ट्रपति के चुनाव में ये भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, फिर प्रश्न ये बनता है कि महाभियोग प्रक्रिया में और कौन भाग लेता है? तो जैसे कि सदन बताया, या हम कह सकते हैं सभी राज्यों की विधानसभा, या हम कह सकते हैं विधानसभा, और विधानसभा के साथ दिल्ली व पुदुचेरी के सदस्य जो चुनाव में भाग लेते हैं, ये भी महाभियोग में भाग लेते हैं। उसके बाद एक प्रश्न ये बन जाता है कि महाभियोग की प्रक्रिया को कहा क्या जाता है? महाभियोग की प्रक्रिया को अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहा जाता है, यानी अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहा जाता है। कहा जाता है किसे? महाभियोग की प्रक्रिया को अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहा जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न ये बनता है हमारा, अगला प्रश्न ये बनता है कि यदि दूसरा सदन प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता है तो महाभियोग की प्रक्रिया वहीं समाप्त हो जाती है। जैसे राज्यसभा में आप जो है महाभियोग का प्रस्ताव लाए और उसने पारित कर दिया और लोकसभा में उस प्रस्ताव को ले गए, अगर लोकसभा ने उस प्रस्ताव पर स्वीकृति नहीं जताई तो महाभियोग की प्रक्रिया वहीं पर समाप्त हो जाएगी, यानी महाभियोग को दोनों सदनों से गुजरना पड़ेगा। उसके बाद यदि हम बात करें तो एक और महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि महाभियोग की प्रक्रिया के दौरान महाभियोग की प्रक्रिया के दौरान राष्ट्रपति को सभी शक्तियां प्राप्त होती हैं। यानी जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है तो महाभियोग के दौरान राष्ट्रपति को सभी शक्तियां प्राप्त होती है, और ये शक्तियां जब तक प्राप्त होती है जब तक के राष्ट्रपति पर महाभियोग पूर्ण रूप से सिद्ध न हो जाए। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करेंगे यहाँ से आगे राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में कि राष्ट्रपति की शक्तियां है क्या। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम बात करेंगे राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राष्ट्रपति की शक्तियां, यानी राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति। राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों की यदि हम बात करें तो इसके लिए आर्टिकल जो है 53 यानी अनुच्छेद 53 क्या कहता है? ये राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बताता है। और कौन सी शक्ति? राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति। राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति क्या है कि संघ की शक्तियां, या हम ये कह सकते हैं संघ सरकार की कार्यपालिका शक्तियां सारी राष्ट्रपति में निहित है। एक बार दोबारा सुन लो, नोट कर लो कि संघ सरकार की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, जिसका उपयोग या जिसका यूज वह स्वयं व अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा कर सकता है। और यदि हम बात करें तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है यहाँ से कि राष्ट्रपति की शक्तियों का वास्तविक प्रयोगकर्ता कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो यहाँ पर आर्टिकल 53 को हमने जाना। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 75 की। आर्टिकल 75 क्या है? आर्टिकल 75 क्या कहता है? अनुच्छेद 75 ये कहता है कि राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करते हैं। यानी लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्त करते हैं। यानी आर्टिकल 75 ये कहता है कि लोकसभा में बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्त करते हैं। फिर एक प्रश्न ये बनता है कि भाई बहुमत दल कितने पे बनता है? जैसे कि हम जानते हैं कि लोकसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है? 543 यानी है तो 545 में 2 एंग्लो इंडियन हो गए तो बची कितनी? 543। उन 543 में से लगभग 273 पर बहुमत
बनता है। कितने पर? 273 पर बहुमत बनता है, और ये बहुमत जिसे प्राप्त होता है वह जो है प्रधानमंत्री का मतलब दावेदार हो जाता है। उसके बाद एक प्रश्न ये बनता है कि यदि लोकसभा में किसी दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो राष्ट्रपति जो है किसी भी दल के नेता को जो है स्वयं विवेक से अपनी स्वयं की शक्ति के अनुसार प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित या नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, आमंत्रित कर सकते हैं, यानी वह स्वविवेकीय शक्ति के अनुसार जो है प्रधानमंत्री चुन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रश्न ये आता है कि प्रधानमंत्री के लिए कि प्रधानमंत्री को शपथ, यानी प्रधानमंत्री को जो शपथ दिलाता है वो कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, और इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं है। भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में इस बात का उल्लेख नहीं है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता है। अगली बात की यदि हम बात करें तो कि अगली बात यहाँ पर क्या बनती है? अगली बात ये बनती है कि प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों को नियुक्त करते हैं, यानी प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों को नियुक्त करते हैं, अन्य मंत्रियों को नियुक्त करते हैं। और यहीं से एक प्रश्न ये बनता है कि मंत्रियों को जब नियुक्त करते हैं तो बन जाती है सीधी सीधी क्या? मंत्री परिषद। और जब मंत्री परिषद बन जाती है तो मंत्री परिषद व उसका मुखिया प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की शक्तियों का वास्तविक यूज करता है, यानी प्रयोगकर्ता बन जाते हैं। उसके बाद प्रश्न क्या बनता है कि किस मंत्री को कौन सा विभाग देना है, ये निर्धारण कौन करेगा? प्रधानमंत्री। यानी किस मंत्री को कौन सा विभाग देना है, यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि मंत्री का विभाग, मंत्री को कौन सा विभाग देना है ये नियुक्त कौन करेगा? प्रधानमंत्री। और मंत्री के कार्य आवंटन की यदि हम बात करें, कार्य आवंटन का निर्धारण कौन करेगा? राष्ट्रपति। एक बार फिर समझ लो कि किस मंत्री को कौन सा विभाग देना है, यानी उद्योग विभाग कौन सा देना है, सड़क मंत्रालय किसे देना है, रक्षा मंत्रालय किसे देना है, ठीक है, सुरक्षा मंत्रालय किसे देना है, ये सब नियुक्त तय करता है कौन? प्रधानमंत्री। और जो कार्य का आवंटन होता है उसका निर्धारण करता है राष्ट्रपति। अब आगे हम बात करते हैं कि एक महत्वपूर्ण बात क्या होती है। एक महत्वपूर्ण आर्टिकल आता है जिसका नाम है आर्टिकल 77। आर्टिकल 77 क्या कहता है? आर्टिकल 77 ये कहता है कि संघ की कार्यपालिका, ये हम कह सकते हैं संघ सरकार के सारे कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। यदि प्रधानमंत्री विदेश जाएगा तो राष्ट्रपति की मर्जी से या राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से, विदेश से कोई चीज लाएगा, व्यापार करेगा, हथियार खरीदेगा या कोई चीज देगा या लेगा तो राष्ट्रपति के नाम से या राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से किया जाएगा। हम कह सकते हैं संघ सरकार के सभी कार्य, यानी संघ सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। संघ सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। फिर एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है यहाँ से आर्टिकल 78 को लेकर के। आर्टिकल 78 क्या है? आर्टिकल 78 में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के संबंध है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के संबंध को जो दर्शाता है वो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 78 दर्शाता है। और क्या दर्शाता है? वह यह दर्शाता है कि यदि प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में, नंबर 1, प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में राष्ट्रपति जब भी सूचना लेंगे प्रधानमंत्री से तो प्रधानमंत्री व उसकी मंत्रिपरिषद को राष्ट्रपति को सूचना देनी होगी, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को बुलाकर किसी भी विषय पर, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को बुलाकर व उसकी समस्त मंत्रिपरिषद को बुलाकर किसी भी विषय पर चर्चा कर सकते हैं। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात यह है कि यह प्रधानमंत्री का संवैधानिक अधिकार है कि वह राष्ट्रपति के प्रश्नों का जवाब
देगा या राष्ट्रपति के सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे। उसके बाद एक प्रश्न ये बनता है कि जो मंत्री परिषद होती है, ठीक है, यानी मंत्री परिषद के बारे में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के क्या संबंध है। हम कह सकते हैं कि जो मंत्री परिषद होती है उसकी सलाह पर राष्ट्रपति एक महान्यायवादी को नियुक्त करेंगे। यानी मंत्री परिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल को नियुक्त करेंगे। और ये अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी होता कौन है? सरकार का पक्ष रखने वाला, या हम कह सकते हैं कि भारत सरकार का ये वकील होता है। यदि सरकार को कभी अदालत या कटघरे में खड़ा होना पड़े तो इसका पक्ष कौन लड़ेगा? महान्यायवादी। और महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। किसके कहने पर? मंत्री परिषद के कहने पर। फिर प्रश्न ये बनता है कि महान्यायवादी का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो इसका उल्लेख आर्टिकल 76 में, आर्टिकल 76 में महान्यायवादी का या महान्यायवादी के पद का उल्लेख मिलता है। और साथ ही प्रश्न यह है कि महान्यायवादी को शपथ कौन दिलाएगा? महान्यायवादी को शपथ जो दिलाएंगे वो भारत के राष्ट्रपति। महान्यायवादी को जो शपथ दिलाएंगे वो भारत के राष्ट्रपति दिलाएंगे। और महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर आसीन होते हैं महान्यायवादी। मतलब जब तक के राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक जो है महान्यायवादी अपने पद पर बना रहेगा। ठीक है। उसके बाद एक प्रश्न ये बनता है मंत्री परिषद को लेकर के कि मंत्री परिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति CAG यानी नियंत्रक व महालेखा परीक्षक यानी मंत्री परिषद की सिफारिश पर या मंत्री परिषद के कहने पर भारत के राष्ट्रपति नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करते हैं। और नियुक्ति के साथ साथ इसको बोलते हैं शॉर्टकट में CAG, कंप्ट्रोलर एडिशनल जनरल। इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। और यदि हम बात करें शपथ की तो इसको शपथ भी कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति इसको शपथ दिलाते हैं। और ये कौन होता है? ये भारत सरकार का लेखा जोखा रखने वाला व्यक्ति होता है। आगे चल करके हम इसको भी पूर्ण रूप से पूरा पढ़ेंगे। फिलहाल जो है आगे हम बात करते हैं। अगली बात इस प्रकार है कि CAG जो है इसको हटाने के लिए क्या किया जाता है? ये भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है, या हम ये कह सकते हैं इसको हटाने के लिए संसद में प्रस्ताव लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है। फिर एक प्रश्न ये बनता है कि मंत्री परिषद की सिफारिश पर, जो मंत्री परिषद होती है इसकी सिफारिश पर नियुक्ति की जाती है राज्यों के संदर्भ में राज्यपाल की। यानी राज्यपाल की नियुक्ति जो की जाती है वो मंत्री परिषद की सिफारिश पर की जाती है। और नियुक्ति राज्यपाल की कौन करता है? वह भारत का राष्ट्रपति करता है। उसके बाद प्रश्न ये बनता है कि जितने भी प्रशासक होते हैं उन प्रशासकों की नियुक्ति कौन करता है? प्रशासकों की नियुक्ति भी भारत का राष्ट्रपति ही करता है। अब हम बात करेंगे सीधे सीधे के आर्टिकल 74 की। आर्टिकल 74 में क्या है आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम बात करते हैं आर्टिकल 74 की। तो देखिए आर्टिकल 74 क्या है? अनुच्छेद 74 की यदि हम बात करें तो अनुच्छेद 74 सीधे सीधे शब्दों में क्या कहता है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी। पहली बात कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी। दूसरी बात क्या लिखी है कि जो मंत्री परिषद है उसका मुखिया कौन होगा? मंत्री परिषद का मुखिया सीधा सीधा लिखा है कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। मंत्री परिषद का मुखिया प्रधानमंत्री होगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये लिखी है कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सिफारिश पर कार्य करेंगे। यानी राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सिफारिश पर कार्य करेंगे।
मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर कार्य करेंगे। और क्या है, चौथी बात ये लिखी है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सिफारिश को पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। यानी राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सिफारिश को पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो यही है। आगे हम बात करेंगे राष्ट्रपति की अगली शक्तियों की, और अगली शक्तियों की यदि हम बात करें तो राष्ट्रपति की व्यवस्थापिका शक्तियों की बात करेंगे। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह कल फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।